नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, अपन पढ़ेंगे चौहान वंश, और चौहान वंश में आज अपन पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म होता है 1166 में, ठीक है। इनका जो जन्म होता है वो होता है 1166 में अनहिल पाटन गुजरात में। इनका जन्म इनके ननिहाल में हुआ था। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। सवाल पूछा जाता है पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था, तो सोमेश्वर चौहान। माता का नाम था कर्पूरी देवी, और ये जो कर्पूरी देवी थी ये कलचुरी वंश की राजकुमारी हुआ करती थी। इनके दरबारी लेखक थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई। क्या नाम था? चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, जिसको पूरा किया था किसने? जलहन ने, जो इनका पुत्र था। और इसी पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने जो शब्द भेदी बाण थे उसके बारे में वर्णन किया था। 4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, जो आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा चंद्रवरदाई का एक और उपनाम है जिसे कहा जाता है पृथ्वी भट्ट। सवाल अब हाल ही में जो एग्जाम हुआ था अधीनस्थ बोर्ड का, उसमें पूछा गया था चंद्रवरदाई का दूसरा नाम क्या था, तो उसका नाम था पृथ्वी भट्ट। इसके अलावा इनके दरबार में और कई सारे व्यक्ति रहते थे, जैसे कि जयानक हुआ करते थे। इसके अलावा इनके दरबार में रहा करते थे पृथ्वी भट्ट थे, जयानक थे, जनार्दन, वागीश्वर, विश्वरूप, इसके अलावा आशाधर, ये इनके प्रमुख दरबारी हुआ करते थे। इनके घोड़े का नाम पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का जो घोड़ा था उसके घोड़े का नाम क्या था, तो उनके घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। क्या नाम था घोड़े का नाम? नाट्यरंभा। इनके जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनके बारे में सवाल पूछा जाता है, तो प्रधानमंत्री थे कैमास या कदमवास। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रधानमंत्री थे कैमास या कदमवास। इसके अलावा इनकी जो सेनापति हुआ करते थे प्रारंभिक स्थिति में, जो इनका शासन प्रारंभ हुआ उस समय इनके सेनापति थे भुवनमल। अब देखिए, जो इनके प्रधानमंत्री थे कैमास, वो बहुत विद्वान हुआ करते थे, और इनकी अध्यक्षता में पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में एक शास्त्रार्थ करवाया था, और उसकी इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता की थी। इसके अलावा कैमास के समय ही पद्म प्रभ व जीनपति के मध्य शास्त्रार्थ होता है जिसकी ये अध्यक्षता करते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण सिखाने वाला उनका एक मित्र हुआ करता था जिसका नाम था अरुणा भील। और अरुणा भील को पृथ्वीराज चौहान ने गार्जीस्पति की उपाधि दी थी। और गार्जीस्पति का मतलब ये होता है अचूक निशानेबाज। तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण किसने चलाना सिखाए थे, तो वो सिखाए थे अरुणा भील ने। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान बहुत छोटी उम्र में ही शासक बन जाते हैं। 1166 के अंदर इनका जन्म होता है, और 11 वर्ष की उम्र में ये क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं 1177 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि जब ये शासक बनते हैं तब इनका एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है नागार्जुन, जो खुद शासक बनना चाहता है। तब पृथ्वीराज चौहान के प्रधानमंत्री, जिनके सेनापति हुआ करते थे भुवनमल के नेतृत्व में एक सेना जाती है, और नागा अर्जुन और पृथ्वीराज की सेना के मध्य गुड़पुर का युद्ध होता है जिसमें नागार्जुन पराजित हो जाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जब कम उम्र में होते हैं, बाल्य अवस्था में शासक बनते हैं, तो इनकी जो संरक्षिका थी वो इनकी माता हुआ करती थी। तो सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो संरक्षिका या जो संरक्षक थे वो कौन थे, तो वो कौन थी? इनकी माता कर्पूरी देवी। आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो ध्यान रखना कि पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले अपने चचेरे भाई नागा अर्जुन के विद्रोह को दबाया। जब पृथ्वीराज चौहान शासन करना शुरू कर देते हैं तो कहा जाता है कि सतलज क्षेत्र के अंदर एक जनजाति हुआ करती थी जिसका नाम था भांडानक जनजाति। वो भांडानक जनजाति सतलज क्षेत्र से राजस्थान में प्रवेश करती थी, और यहाँ पर उस समय राजपूताना कहा जाता था उस क्षेत्र को। तो यहाँ पर आकर वो खूब सारी लूट मचाती थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले सतलज के अंदर जो भांडानक जाति थी, उन भांडानक जाति का पूर्ण रूप से क्या कर दिया था? दमन कर दिया था। कहते हैं कि सन 1188 में पृथ्वीराज चौहान और गुजरात का एक शासक होता है भीमदेव, इनके
बीच में एक अनिर्णायक युद्ध होता है। और अनिर्णायक युद्ध होने का कारण हुआ कौन? तो अबू के एक शासक थे जय परमार, और जय परमार की पुत्री थी जिसका नाम था इच्छिनी देवी। तो इच्छिनी देवी को लेकर गुजरात के शासक भीमदेव और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य अनिर्णायक युद्ध हुआ था। तो और युद्ध का कारण कौन थी? इच्छिनी देवी। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि सन 1190 के अंदर जो मोहम्मद गौरी होता है, यह सरहिंद विजय को प्राप्त करता है, सरहिंद पर विजय प्राप्त करता है। उसके बाद वह भटिंडा दुर्ग पर अधिकार कर लेता है मोहम्मद गौरी 1190 में, और भटिंडा के दुर्ग को सौंप देता है अपने काजी जियाउद्दीन को, और वापिस ये गजनी जा रहा होता है। उस समय पृथ्वीराज चौहान करनाल हरियाणा में अपनी सेना लेकर गौरी के सामने उपस्थित हो जाता है, और गौरी और पृथ्वीराज के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज का जो सेनापति होता है गोविंदराज, यह गोविंदराज होता है, इसी के वार से गौरी घायल हो जाता है, और गौरी की सेना होती है वो तितर बितर होकर भागने लग जाती है, और इस युद्ध में गौरी पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है, और विजय कौन होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब देखिए, कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल क्या थी कि उन्होंने गौरी की सेना का पीछा नहीं किया था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान है वापिस अपने साथ राज्य में लौट जाते हैं, और कुछ समय बाद कन्नौज का एक शासक होता है जिसका नाम होता है जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम होता है संयोगिता। तो ध्यान रखना, संयोगिता का जो पिता होता है जयचंद गहड़वाल, वो अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन करता है। उस स्वयंवर में आसपास के जो सारे शासक होते हैं उन सारे शासकों को वो बुलाता है, और पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाकर उसकी जगह उसकी मूर्ति रखवा देता है। तो कहा जाता है कि संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति होती है उसके अंदर क्या डाल देती है? वरमाला डाल देती है। सभी जो वहां पर राजकुमार आए हुए थे, जो शासक आए हुए थे, सबको नजरअंदाज करते हुए। इसका पता पृथ्वीराज चौहान को जब पता चलता है तो पृथ्वीराज चौहान अपनी विशाल सेना लेकर आता है, और सेना लेकर आने के बाद वो क्या करता है? संयोगिता का अपहरण करके अजमेर ले जाता है, और अजमेर में उनके साथ क्या कर देता है? विवाह कर देता है। 1192 की बात है। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, और 1192 में गौरी अपनी सेना लेकर तराइन के युद्ध में आ जाता है, तराइन के मैदान में आ जाता है। और युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी होता है अपने एक जो दूत होता है जिसका नाम होता है किवाम उल मुल्क। ध्यान रखना, किवाम उल मुल्क इसको क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान के पास में भेजता है कि भाई मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन पृथ्वीराज चौहान होता है वो इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है, और कहते हैं कि उस समय पृथ्वीराज का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था सोमेश्वर। सोमेश्वर ने पृथ्वीराज चौहान को कहा कि आप इसकी मेरी बात, मतलब जो किवाम उल मुल्क आया है इसकी बात को मान लो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान बात नहीं मानता है, जिसके कारण सोमेश्वर गौरी से जाकर मिल जाता है। 1192 की जो युद्ध होता है, जो लड़ाई होती है, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है, और कहा जाता है कि इसमें इनका जो सेनापति होता है जिसका नाम होता है खांडे राव, वो युद्ध में मारा जाता है, और सिरसा के निकट जो जब गौरी की सेना होती है वो पृथ्वीराज का पीछा करती है, तो सिरसा के निकट उन्हें पकड़ लेती है, और उन्हें पकड़कर वहीं पर क्या कर देती है? मार देती है, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को गौरी अपने साथ गजनी ले गया था, और जब गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गजनी लेकर जाता है उसी समय चंद्रवर्दाई भी उनके पीछे पीछे गजनी चला जाता है, और मोहम्मद गौरी को यह बताता है कि पृथ्वीराज चौहान है यह शब्दवेदी बाण चलाने में माहिर है। तो इस सारी चीजों को देखने के लिए गौरी है वो पृथ्वीराज चौहान के शब्दवेदी बाण को देखना चाहता है, ऐसा कहा जाता है। वो कहा जाता है किस पुस्तक के आधार पर? चंद्रवर्दाई की पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो इसमें यह कहा जाता है कि जब चंद्रवर्दाई यह कहता है कि गौरी तुम्हें नहीं पता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण भी चलाना जानता है, तो इस बात को लेकर गौरी को बड़ा आश्चर्य होता है, और वह शब्दभेदी बाण चलाना जो उसकी जो तकनीक थी उसको जानना चाहता है, और गौरी को बुलाता है। गौरी पृथ्वीराज को बुलाता है और कहता है कि हमें भी शब्दभेदी बाण के बारे में अपनी कला का प्रदर्शन करके दिखाओ। तब
चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान को यह कहता है कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ठीक है, ऐसा कहकर वो क्या करता है कि जो निशाना होता है वो गौरी के ऊपर लगाने को कहता है, और गौरी सीधा जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान पर पृथ्वीराज चौहान है अपने बाण से निशाना लगाता है और गौरी की मृत्यु हो जाती है। ये कहा जाता है चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज राशों के अनुसार, जिसे इसके पुत्र जलहन ने पूरा किया था। अब देखिए गौरी की विजय का प्रमुख कारण क्या रहा होगा, तो कहा जाता है कि गौरी की जो विजय होती है, इस विजय की जो प्रमुख कारण है उसकी तेज अश्व शक्ति हुआ करती थी। तेज अश्व शक्ति के कारण वो जीता था। इसके अलावा उसके पास योग्य सेनापति था। क्या था? योग्य सेनापति। कई बार पृथ्वीराज चौहान की उपाधियों के बारे में पूछा जाता है, तो इन्होंने एक उपाधि धारण की थी दल पुंगल और एक ही थी राय पिथौरा। इसके अलावा पृथ्वीराज ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान ने जो नीति अपनाई थी वो थी दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति का मतलब होता है कि बहुत बड़ी विजय, अपने आसपास के सभी जो शासक होते हैं उन शासकों को या तो पराजित कर दो या फिर उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने का अवसर दे दो। तो पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय नीति के तहत पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास के सारे शासकों को पराजित किया था। जैसे उस समय महोबा के शासक थे परमर्दी देव चंदेल, तो परमर्दी देव चंदेल को 1182 में तुमुल की लड़ाई में पराजित किया, और इस युद्ध में परमर्दी देव के 2 सेनापति थे आल्हा और उदल मारे गए थे। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के अंदर अब गवर्नर नियुक्त किया था, अपने एक व्यक्ति था जिसका नाम था पंजुन राय। इसके अलावा इन्होंने कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा गुजरात के शासक थे भीमदेव, इनको भी पराजित किया था। और उस समय जो गजनी के जो शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद गौरी, जिनको शिहाबुद्दीन गौरी भी कहा जाता है, उस समय ये शासक हुआ करते थे। अगली बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को अजमेर का शासक नियुक्त किया और ये वापस गजनी चले गए थे। कहा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी वापस गजनी चला जाता है उस समय गोविंदराज को पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज ने पद से हटा दिया और पद से हटाकर खुद शासक बन जाता है। इसकी जानकारी वापस पृथ्वीराज चौहान के पुत्र को हटाने की जानकारी गजनी के उस समय मोहम्मद गौरी को पता चलती है, गजनी के शासक मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी अपने एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को जब ये भेजता है वापस अजमेर में, तो हरिराज कुतुबुद्दीन ऐबक के डर से आत्महत्या कर लेता है, और गोविंदराज है वो कहाँ चला जाता है? रणथंभौर चला जाता है। रणथंभौर में जाकर रणथंभौर में चौहान वंश की क्या करता है? स्थापना करता है। अब ध्यान रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ आता है, और यहाँ आने के बाद वो यहाँ का शासन प्रशासन अपने हाथ में ले लेता है। यहाँ पर जो संस्कृत पाठशाला थी जो उस समय विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी, उसको क्या कर देता है? तुड़वा देता है, और वहां पर वो क्या करता है? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाता है। तो सवाल पूछा जाता है कि प्राचीन काल में संस्कृत पाठशाला को किसने तुड़वाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तुड़वाया था। एक चीज और ध्यान रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही यहाँ पर शासन प्रशासन अपने हाथ में लिया था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका शासनकाल 1177 से 1192 के मध्य था, उनको अपन ने पढ़ा था। ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक चीज और पूछी जाती है कि पृथ्वीराज चौहान ने कला और साहित्य नाम का एक विभाग बनाया था, और इसका अध्यक्ष उन्होंने बनाया था विश्वरूप को। किसको बनाया था? विश्वरूप को बनाया था। तो पृथ्वीराज चौहान 1166 में इनका जन्म होता है, 1177 में शासक बनते हैं, 1192 में ये क्या करते हैं? वापिस पराजय होती है तो इनकी मृत्यु हो जाती है। अगली बात ध्यान रखना, एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा एक पुस्तक लिखते हैं अर्ली चौहान डायनेस्टी। इस पुस्तक में ये कहते हैं कि किसी भी वैभवशाली साम्राज्य का अंत इतना जल्दी नहीं हुआ है जितना जल्दी चौहान वंश का पतन हुआ है। तो ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है कि अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा। विद्यार्थियों, तक्षशिला एकेडमी जोधपुर
जो आपको वीडियो दे रहा है उस वीडियो में आपको आसपास की कोई खबर नहीं दे देती है, किसी प्रकार की कोई कॉमेडी कंट्रोवर्शियल नहीं होती है, डायरेक्ट प्रश्न से रिलेटेड अपने बातचीत होती है जो एग्जामों में सीधे पूछे जाते हैं, जो आपको अन्य दूसरे यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जारी रख रहे हैं तो आज ही अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित टेस्ट सीरीज के द्वारा आप अपनी तैयारी को और अच्छी बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।